हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 12 जनवरी 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि एंडीज पर्वतमालाएं जो हैं ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो इसका सही जवाब तीन लोगों ने दिया हुआ है। सबसे पहले एक तो है रवि कुमार, इसके अलावा है सिंह बीस्ट, और जो तीसरे हैं इनकी जो आईडी है ये यूजर के नाम से है। तो ये थ्री ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले और सही आंसर दिया है। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, और इसका सही जवाब था दक्षिण अमेरिका। एंडीज पर्वतमालाएं जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैली हुई हैं, जैसे कि चिली में है, अर्जेंटीना हो गया, बोलीविया हो गया, इक्वाडोर हो गया। इन सभी देशों में फैली हुई पर्वतमालाएं हैं ये। एंडीज पर्वतमाला से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपका आंसर होगा अंकाका गुआ। क्या होगा? अंकाका गुआ। और एंडीज पर्वतमालाएं जो है इनकी हाइट है 7,000 मीटर ऊंची है पर्वतमालाएं हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो ये है ब्राजील। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ये होगा कनाडा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। और यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये है चाइना। और अगर मैं आपसे पूछूं अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का। और अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री कौन सा है, क्या आप बता सकते हो? इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। और मुझे पता है आप सभी, कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर सुबह 4 बजे क्लास आनी चाहिए। तो हाँ, 4 बजे ही आएगी, अगले 1 से 2 दिन में आने लगेगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक कंटेंट पहुंचना चाहिए। जब सुबह क्लास नहीं आ पाती है तो कहीं ना कहीं दोपहर हो या शाम में हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक वीडियो जरूर पहुंचे, ताकि आपका नुकसान ना होने पाए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। ये कौन सी कंपनी या संस्थान है जिसके द्वारा अभी हाल ही में दृष्टि 10 स्टार लाइनन नाम का एक नया ड्रोन बनाया गया है। तो ये जो ड्रोन है ये काफी कैपेबल ड्रोन है, और इसको बनाया है अडानी डिफेंस ग्रुप के द्वारा। और ये इसकी खास बात यह है कि ये पूरे तरीके से इंडिजिनस है। ठीक है, मतलब भारत में ही निर्मित है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और ये दिया गया है बना के इंडियन नेवी को। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसका जो सर्विलांस सिस्टम है ये बहुत ही एक्यूरेट है। इतना ही नहीं, ये एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से भी सुसज्जित है। इसकी एक और खास बात है, ये एक बार पूरे तरीके से चार्ज होने पर 36 घंटे तक नॉन स्टॉप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है कॉम्बैट में। अगर पेलोड की बात करें तो ये अपने साथ 450 किलो का मैक्सिमम वेट उठा भी सकता है। मतलब इसकी मदद से एक से दूसरी जगह 450 किलो आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये अपने आप में एक माइलस्टोन हो गया है जो कि इंडियन नेवी को बनाकर दिया गया है, दृष्टि नाम का ये नया ड्रोन। ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी बनाकर। जी हाँ, ये ट्रांसपेरेंट टीवी है, मतलब पारदर्शी टीवी है। एक से दूसरी तरफ आप इसमें देख पाओगे शीशे की तरह। तो ये बनाया है एलजी के द्वारा। अब ये बना कैसे है समझिएगा। देखिए, अभी तक आप जो नॉर्मली आप स्क्रीन देखते हो, जब वो बंद होती है तो आपको काले रंग की दिखाई देती है स्क्रीन। ठीक है, जब आप ऑन करते हो तो उसमें कई सारे कलर्स दिखते हैं, वीडियोस आपको दिखते हैं टीवी में। बट ये जो है ये टीएफटी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाई गई है, बस इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। अभी तक मार्केट में पहले एलईडी आते थे, एलईडी के बाद फिर टीएफटी आए, जिसको बोलते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इसमें क्या किया गया है, दो थिन फिल्म ली गई हैं ऐसे, और इनके बीच में जब आप पावर ऑन करते हो इस टीवी का, तब इनके बीच में लाइट दोनों तरफ से प्रसारित होती है। और इसी लाइट की वजह से आपको फिर ये टीवी की फॉर्म में दिखाई देने लगता है। लेकिन ये जैसे ही बंद होगा, पावर ऑफ आप इसका जैसे ही करोगे, तो बस ये आपको शीशे की तरह दिखाई देगा। आप एक पार से दूसरे पार भी देख सकते हो। एलजी की बात करें तो इसकी स्थापना 1947 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। और एलजी के जो चेयरपर्सन है इस टाइम पे, इनका नाम है कू क्वांग मो। यहां पर मैं लिख देता हूं, कू क्वांग मो। और वैसे जो सैमसंग है ये भी साउथ कोरियन कंपनी ही है। और सैमसंग इस टाइम पे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है।
हाल ही में कौन सा देश है जिसने भारत के साथ ग्रीन फ्यूल्स को लेकर एक अलायंस करी है? अलायंस का मतलब गठबंधन किया है, और ये देश है डेनमार्क। डेनमार्क चाहता है कि आने वाले समय में भारत और डेनमार्क एक साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल्स के ऊपर काम करें। यहाँ पर बात हो रही है ग्रीन हाइड्रोजन की, क्योंकि हम सभी को पता है हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है। इसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। और कुछ गाड़ियां तो भारत में भी लॉन्च हो चुकी हैं हाइड्रोजन बेस्ड, और दिल्ली के अंदर भी हाइड्रोजन से चलने वाली सरकारी बसेस भी लॉन्च करी जा चुकी हैं। तो आने वाले समय में आप व्हीकल्स देखोगे कि वो हाइड्रोजन पर ही चल रहे हैं। तो ये जो पैक्ट है, ये काफी लॉन्ग टर्म पैक्ट हो सकता है भारत और डेनमार्क के बीच में। डेनमार्क सरकार चाहती है कि ये भारत का एक्सपीरियंस इनसे शेयर किया जाए, और भारत को डेनमार्क के अचीवमेंट्स का फायदा मिलेगा। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान, और इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं यहाँ के मेट फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? मेट फ्रेडरिक्सन। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। विश्व हिंदी दिवस कौन से दिन हाल ही में मनाया गया है? तो यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार की 2024 की जो थीम रही, ये थी हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस थीम से ही पता लग रहा है कि हमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और इस टाइम पर पूरे दुनिया में आपको पता है कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं? पूरे दुनिया में 600 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। वैसे पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है, ये है मंदारिन। मंदारिन चाइना की लोकल लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है, ये है इंग्लिश। और तीसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है सबसे ज्यादा, ये है हिंदी। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है राशिद खान। अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन थे? तो राशिद खान एक बहुत ही बेमिसाल गायक थे। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे। और आप ऐसे ही समझ लीजिए, इनके लिए आप ये बोल सकते हो कि जीवन, जो लोग बोलते हैं ना जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, तो ये एक काफी उस तरीके का उदाहरण है इनका जीवन। 55 वर्ष की उम्र में साल 2006 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2012 में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल का स्टेट ऑनर इनको दिया गया, जिसको बंग भूषण के नाम से जाना जाता है। तो 2012 में बंग भूषण से सम्मानित किए गए। और इसके बाद अभी हाल ही में 2022 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया। तो पहले पद्मश्री, फिर बंग भूषण, फिर पद्म भूषण। 55 वर्ष की उम्र में इतने सारे माइलस्टोन इनके पास है। इसके अलावा इनको तानसेन की भी उपाधि दी गई थी। अभी हाल ही में भारत सरकार की एक रिपोर्ट जारी करी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कौन-कौन से राज्य हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर में अपना कितने प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब भारत में छोटे और लघु उद्योग जो हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ इस रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि नंबर 1 पे जो राज्य है, यह है महाराष्ट्र, जिसमें सबसे ज्यादा एमएसएमई पिछले कुछ समय में खोले गए हैं। दूसरे नंबर पे जो राज्य है, ये है तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो टॉप 3 स्टेट है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, ये तीनों मिलकर अकेले पूरे भारत का 40% एमएसएमई कवर करते हैं। महाराष्ट्र की अगर स्पेसिफिक रूप से बात करें, तो ये 17% एमएसएमई कवर करता है। तमिलनाडु करीब 10% एमएसएमई कवर करता है, और यूपी करीब 9.5% एमएसएमई कवर करता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के आधार पर हम इसके साथ जाएंगे। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एमएसएमई खोलने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश के ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा एमएसएमईज खोले गए हैं, जैसे कि वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया राजधानी, आगरा, कानपुर। और अगर वेस्ट यूपी की तरफ बात करें, तो मेरठ और गाजियाबाद। तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर मैक्सिमम एमएसएमईज खोले गए हैं यूपी के। और गाजियाबाद का नाम चेंज होने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में 3 नाम सजेस्ट किए गए हैं गाजियाबाद के लिए, और सारी जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो गई हैं। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को इसके लिए एक प्रस्ताव भी भेजा गया था, और उन्होंने भी इसको अप्रूव कर दिया है। तो ले देकर ये काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। गाजियाबाद का नया नाम आपके सामने आ सकता है। और केवल इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मत है, बस वो चाहिए। योगी आदित्यनाथ उन 3 नामों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, वही होगा गाजियाबाद का अगला नाम।
ये कौन से राज्य की मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा राज्य के अंदर एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक नई योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है योग्य श्री योजना। तो इसको ममता बनर्जी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के अंदर 50 इंस्टीट्यूट सेंटर खोले जाएंगे। इन इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी कैटेगरी से आने वाले जो गरीबी रेखा से नीचे के स्टूडेंट हैं उनको सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कैट मैट का एग्जाम हो, चाहे वो आईआईटी के एग्जाम हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हो जैसे कि एसएससी और यूपीएससी। तो इन सभी के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी ऐसे स्टूडेंट्स को। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम भी ये लॉन्च करेंगी। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत वेस्ट बंगाल के अंदर 2500 स्टूडेंट्स को फ्री इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, मतलब फ्री इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सरकार के द्वारा दी जाएगी अलग अलग क्षेत्रों में। और पश्चिम बंगाल के इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है सीवी आनंदा बोस। क्या नाम है? सीवी आनंदा बोस। इनमें से ये कौन सा जलाशय है जिसके लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी निर्देश दिए हैं कि इसके आसपास जितनी भी माइनिंग है वो सब बैन कर दी जाए? तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जो इस टाइम पे चीफ जस्टिस हैं जिनका नाम है पीवी वर्ले, इनके द्वारा यह आदेश दिया गया है कि ये जो है ये है कृष्ण राज सागर डैम। तो इसके आसपास के 20 किलोमीटर के रेडियस में कहीं पर भी कोई भी खुदाई नहीं होगी, कोई भी माइनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो डैम है कृष्णराज सागर डैम, इसकी स्थापना 1924 में करी गई थी। और इसके पोटेंशियल को देखते हुए, क्योंकि काफी पुराना बांध हो गया है, तो आसपास इसके माइनिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इसमें डैमेज भी पहुंच सकता है। आपको बता दूं कि आरएस जो है कृष्णराज सागर डैम, ये एक तरीके से मेन सोर्स ऑफ वाटर के रूप में कार्य करता है पूरे मैसूर के लिए। पूरा मैसूर इससे पानी पीता है। और इतना ही नहीं, कर्नाटक के इस जलाशय की मदद से 1,25,000 एकड़ जमीन में सिंचाई के लिए भी पानी पहुंचता है। तो एक तरीके से आप ऐसा लाइफलाइन बोल सकते हो वहां की। इस वजह से इसके लिए माइनिंग बैन कर दी गई है। और कुछ ऐसी अथॉरिटीज थी जिन्होंने पहले माइनिंग ग्रांट भी करी थी आसपास के एरिया के लिए, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पहले जिन अथॉरिटीज ने उसे अप्रूव किया था हम उन्हें भी बार्ड करते हैं, मतलब उन्हें भी हम बैन करते हैं। कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो हम सीधे से खारिज करते हैं। टेनिस में यूनाइटेड कप जो है इसका फाइनल अभी किसने जीता है? मिक्स्ड डबल में। मिक्स्ड डबल का मतलब है कि एक तरफ दो खिलाड़ी होते हैं, दूसरी तरफ भी दो खिलाड़ी, मतलब दोनों तरफ दो दो खिलाड़ी होते हैं। तो जो इसका फाइनल है ये हुआ जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी वर्सेस पोलैंड। और इसको जीता किसने है? इसको जीता है जर्मनी ने। अब जर्मनी की तरफ से जो मेल खिलाड़ी खेल रहे थे ये थे अलेक्जेंडर जेवरेव, और दूसरी जो फीमेल खिलाड़ी है ये है लॉरा सिगमुंड। क्या नाम है? लॉरा सिगमुंड। और पोलैंड की तरफ से जो मेल खिलाड़ी थे ये थे होबर्ट हरकास, और जो फीमेल खिलाड़ी थी ये थी ईगा स्वेतेक। तो फाइनल में जर्मनी ने पोलैंड को हराया। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो अलेक्जेंडर जेवरेव ने मिक्स्ड डबल में जीता है लॉरा सिगमुंड के साथ। और कई लोगों को ये लग रहा होगा ये यूनाइटेड कप तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल नया इवेंट है टेनिस के क्षेत्र में। यूनाइटेड कप की स्थापना साल 2022 में ही करी गई है, 1.5 साल पहले ही। और ये जो इवेंट है ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। और इस इवेंट में टोटल 18 टीमें खेला करेंगी। तो इस बार ये इसका पहला टाइटल था जो कि जर्मनी ने जीत लिया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है काफी, आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में फोन पे का जो इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन है इसके सीईओ के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इसके नए सीईओ अब हैं रितेश पाई। रितेश पाई को कई दशकों का एक्सपीरियंस है फाइनेंस सेक्टर में। तो इनके अनुभव को देखते हुए अब इनको नया सीईओ बनाया गया है फोन पे में इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन का। और फोन पे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। फोन पे की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और इसके सीईओ हैं समीर निगम। क्या नाम है? समीर निगम। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये कौन से भारतीय हैं जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है? ये है विकासशील। क्या नाम है? विकासशील। ये कौन सा बैंक है जिसने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड? तो इसको लॉन्च किया गया है इंडस इंड बैंक के द्वारा। और इस क्रेडिट कार्ड की खास बात यह है कि स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसका यूज कई जगहों पर करके रिडीम पॉइंट और ऑफर अवेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्यूल डलाते हो पेट्रोल या डीजल, तो वहां पर आपको रिडीम पॉइंट मिलेंगे, कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आप कहीं पर डाइनिंग वगैरह कर रहे हो तो भी।
और स्पेशल ऑफर्स आपको आईआरसीटीसी में मिलेंगे अगर आप ट्रेन का टिकट करा रहे हो या फिर आप फ्लाइट का टिकट करा रहे हो, तो आपको हर जगह पर इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिडीम पॉइंट और ऑफर मिलेंगे। और इसकी खास बात एक और है, आप इसे अपने जो पेमेंट एग्रीगेटर वाला अकाउंट है ना, उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे वगैरह चला रहे हो, तो उससे भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और इंडसइंड बैंक जो है, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इंडसइंड बैंक के सीईओ इस टाइम पे जो है, ये हैं सुमंत खतपालिया। क्या नाम है? सुमंत खतपालिया। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वरुण अवस्थी 07। क्या आप बता सकते हैं अभी हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो एक्सपीरियन के भारत के लिए नए एमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसके भारत के डिवीजन के लिए नए एमडी होंगे मनीष जैन। और ये जो क्रेडिट ब्यूरो एक्सपीरियन है, ये एक फाइनेंस कंपनी है, आयरलैंड की एक कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1995 में करी गई थी। तो इसका जो इंडिया वाला डिवीजन है, अब उसकी देखरेख करेंगे मनीष जैन, एमडी के रूप में। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इनमें से ये कौन सा न्यूज़पेपर है जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा करी गई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही हैं जिन्होंने 1905 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया था, बंगाल से, कोलकाता से। क्या आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर ये कौन सा न्यूज़पेपर है जिसकी स्थापना इनके द्वारा करी गई थी? और 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप मेरा जीएसडीके का फाउंडेशन बैच एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से अवेल कर सकते हैं। इस बैच में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैंने कवर किए हुए हैं। स्टैटिक जीके का लाइव बैच चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप sscguru@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। इस मेल में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखिए। कई बार आपके ऐसे मेल मिलते हैं जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, ठीक है? तो आप खुद ही सोचिए, अगर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा तो हमारी टीम आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएगी? इसलिए आप लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन करें। और आप स्पेसिफिक बैच भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ पॉलिटी, इन सब के बैचेस भी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।